नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी ज्ञान पास दर्शकों का अपने YouTube चैनल चतुर्वेदी मंगलम क्लासेस पे यथायोग्य स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। रोज की तरह संवैधानिक विकास क्रम में आज हम लोग आगे चलेंगे और आज जानेंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जाना 1945 के वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन के बारे में, है ना। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो ना देखे हो तो मेरे चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो भारत से संवैधानिक विकास से संबंधित सारे वीडियो अवेलेबल हैं। आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग अपने उस पर चलते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज चल रही हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएंगी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और हो सके तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधुओं तक शेयर कीजिएगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946, इससे पहले हम लोगों ने देखा था वेवेल योजना 1945 आया था और शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। इससे पहले तमाम प्रकार की योजना आई थी, अगस्त प्रस्ताव आया था, क्रिप्स मिशन योजना आई थी, वेवेल योजना आई थी, है ना। जो कि ये सारे प्रस्ताव जो थे भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से लाए गए थे। अब कैबिनेट मिशन योजना 1946 लाने का आखिर उद्देश्य क्या हो गया, आवश्यकता क्या पड़ गई? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 लाने की आवश्यकता ये पड़ी। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट का मतलब ही हो जाता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का गठन करने के उद्देश्य से लाया गया प्रस्ताव था। मंत्रिमंडल, अंतरिम सरकार और मंत्रिपरिषद, जो भी आप समझो। तो ये कैबिनेट मिशन योजना जो थी अंतरिम सरकार का गठन और मंत्रिमंडल का गठन करने के उद्देश्य से लाया गया था। भारत की संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से लाया गया था। भारत को बहुत सी चीजें देने के उद्देश्य से लाया गया था। आखिर ब्रिटिश के मन में भारतीयों के प्रति इतनी उदारता कहां से आ गई? तो ब्रिटिश लोगों के मन में भारतीयों के प्रति उदारता नहीं है। इसके पीछे लाने का बहुत से कारण थे, लेकिन कुछ मुख्य वजह थी। 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि ब्रिटेन की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के पीछे, आर्थिक स्थिति कमजोर, और दूसरी बात ये थी, पहले तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी और दूसरी बात ये थी कि ब्रिटेन का दुनिया में जो है विश्वास कम होता जा रहा था, विश्वास खत्म होता जा रहा था। उसके लोग ही उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। कैसे? उसके लोग उसके ऊपर कैसे नहीं विश्वास करते थे? ब्रिटेन क्या था कि पूरी दुनिया पे शासन करता था और शासन के अंग छोटे छोटे कर्मचारी भी होते हैं, जैसे चपरासी हो गया, टीचर हो गया, पुलिस हो गया, है ना। ऐसे ऐसे अंग, ये सब शासन के अंग हैं। और इसमें क्या होता था कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसने अपने ज्यादातर उपनिवेशों को आजाद करना शुरू कर दिया ब्रिटेन ने, क्योंकि वो जब अपना खर्चा जो नहीं संभाल पाएगा वो गुलाम देशों का खर्चा कैसे संभालेगा। तो उसने छोड़ना, आजाद करना शुरू कर दिया। और दूसरी बात, उसका वर्चस्व मतलब विश्व पटल पे उसको ब्रिटेन को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा था। इस कारण से उसने, और भारत तो एक बहुत बड़ा देश था, तो भारत को संभालना बहुत बड़ी बात थी और भारत अब ज्यादा देर तक परतंत्र नहीं रहता। इस कारण से उसकी गिरती हुई स्थिति को और गिरते हुए विश्वास को देखते हुए ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन योजना 1946 को भेजा। अब कैबिनेट मिशन योजना 1946 आया कब? पहली बात आप लोग जान लीजिए कि 1946 में 19 फरवरी 1946 को लॉर्ड सभा में हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसको बोलते हैं, लॉर्ड सभा में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारत सचिव, उस टाइम के जो वर्तमान भारत सचिव, तत्कालीन भारत सचिव रहते हैं, वो रहते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। उस समय भारत के जो सचिव रहते हैं वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस रहते हैं। तो ये 19 फरवरी 1946 ईस्वी को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा लॉर्ड सभा क्या है? जैसे अपने भारत में इस समय लोकसभा है और राज्यसभा है, उस समय भारत में लोकसभा राज्यसभा नहीं थी, क्योंकि 1946 में भारत आजाद ही नहीं हुआ था। तो ऐसे ही ब्रिटेन में लॉर्ड सभा है, एक मतलब जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, और एक कॉमन हाउस है ना। तो कॉमन हाउस जो है वो जनता का प्रतिनिधि संस्था है, जैसे लोकसभा अपने भारत में है,
और लॉर्ड सभा जो है, जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, वो उच्च सदन है, जिसको राज्यसभा, जैसे भारत में राज्यसभा बोलते हैं वैसे ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां का उच्च सदन है ब्रिटेन का। तो इसमें उच्च सदन में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा एक घोषणा किया जाता है कि जल्द ही भारत में एक क्या भेजा जाएगा, जल्द ही भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा, कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा। फिर 1946 ईस्वी में 19 फरवरी 1946 ईस्वी को ये बोलते हैं। इसके जस्ट कुछ दिनों बाद, डेट याद रखिएगा, इसके जस्ट कुछ दिनों बाद 14 मार्च 1946 ईस्वी को वहां के प्रधानमंत्री, कहां के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली द्वारा 14 मार्च 1946 ईस्वी को एक घोषणा किया जाता है कि भारत में के लिए एक कैबिनेट मिशन का गठन किया जाएगा। फिर क्लीमेंट एटली द्वारा जब ये घोषणा किया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये बोलते हैं उसके जस्ट बाद 10 दिन बाद, आप लोग ये डेट बस याद रखिएगा कि क्लीमेंट एटली कब कैबिनेट मिशन के लिए घोषणा करते हैं, क्वेश्चन यही पूछता है क्लीमेंट एटली द्वारा किस दिन, मतलब किस दिवस को ये घोषणा किया गया था कि भारत के लिए कैबिनेट मिशन क्या है, गठन किया जाएगा या भेजा जाएगा। तो 14 मार्च 1946 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा कब ये बोला गया था कि एक मिशन, कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाएगा, तो 19 फरवरी 1946 को। फिर उसके बाद क्या होता है, 14 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली बोलते हैं, उसके जस्ट 10 दिन बाद कैबिनेट मिशन योजना का क्या होता है, गठन होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 24 मार्च 1946 को क्या होता है, कैबिनेट मिशन योजना का गठन होता है, और जिसमें 3 सदस्य रहते हैं। कितने सदस्य रहते हैं, 3 सदस्य रहते हैं। एक सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस रहते हैं जो भारत सचिव रहते हैं, और यही अध्यक्ष रहते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। और दूसरे सदस्य जो रहते हैं वो 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था वो क्रिप्स रहते हैं, जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष रहते हैं। दूसरे सदस्य वे रहते हैं कौन, स्टेफर्ड क्रिप्स रहते हैं, ये दूसरे सदस्य रहते हैं कैबिनेट मिशन योजना के, है ना। अब तीसरे सदस्य कौन रहते हैं, तो तीसरे सदस्य रहते हैं एवी अलेक्जेंडर। अब इनका पद भी याद रखिएगा। एवी अलेक्जेंडर उस समय जो थे वो नौसेना मंत्री थे। क्या थे, नौसेना मंत्री थे। और स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे उस समय जो थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। क्या थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये पद बहुत याद रखिएगा। ये 3 सदस्य थे। एक पूछ देता है क्वेश्चन में, कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य सम्मिलित थे, तो 3 सदस्य सम्मिलित थे। उन सदस्यों का नाम क्या था, कैबिनेट मिशन योजना में सम्मिलित सदस्यों के नाम थे। फिर आपको ऑप्शन दे देगा 4 कि क्या क्या थे, तो आपको याद रहना चाहिए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर, ये सब नाम आपको याद रहना चाहिए। फिर ये मिशन क्या होता है, ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन जो है ये भारत पहुंचता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस क्या रहते हैं, उस समय के तात्कालिक भारत सचिव रहते हैं। स्टेफर्ड क्रिप्स क्या रहते हैं, तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स उस समय व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष रहते हैं। एवी अलेक्जेंडर क्या रहते हैं, तो नौसेना मंत्री रहते हैं। तो ये कैबिनेट मिशन जो है कि भारत पहुंचता है। भारत पहुंचने के बाद क्या करता है, यह एक सम्मेलन, मतलब विचार विमर्श के लिए शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाता है। विचार विमर्श के लिए शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाता है। ठीक, वो सम्मेलन को बुलाता है, तो वो सम्मेलन मई में बुलाता है। ठीक, फिर उसके बाद जब विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय सम्मेलन बुलाता है, जब ये मई में बुलाता है तो सम्मेलन चलता है 5 मई से 11 मई तक, है ना, 11 मई तक चलता है। और इसके बाद क्या होता है कि 16 मई को अभी ये 1946 ही चल रहा है, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना क्या करता है,
अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर देता है। विचार करने, भारतीय नेताओं से विचार करने के बाद कांग्रेस, मुस्लिम लीग, देसी रियासतें सबसे विचार करने के बाद 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर देता है और उसमें बताता है कि भारत के लिए क्या क्या प्रावधान हैं। तो वो बहुत सारे प्रावधान उसमें रहते हैं, लेकिन आपको जो मुख्य बिंदुएं हैं वो हम आपको बताएंगे जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ज्यादातर मैं कवर किया हूं, समथिंग 85 या 90% आप समझ सकते हो। जो फालतू की चीजें रहती हैं, कुछ फालतू की चीजें भी रहती हैं, तो बस वही बाहर हैं। तो 16 मई 1946 को इसमें क्या करता है, रिपोर्ट प्रकाशित करता है और रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद उसमें जो प्रावधान रहते हैं वो निम्न प्रावधान रहते हैं, है ना। ये दो ही टॉपिक नहीं रहते, ये सारे प्रावधान रहते हैं, बस इनको मैंने इसमें संविधान सभा में ऐड कर दिया गया है। पहला प्रावधान रहता है भारतीय संघ का निर्माण, अखिल भारतीय संघ का निर्माण, संविधान सभा का गठन, फिर संविधान सभा के सदस्य या फिर संविधान सभा में सदस्य, है ना, सदस्यों का निर्वाचन, संविधान के सदस्यों, सभा के सदस्यों का, जनसंख्या आधारित सीटों का आवंटन और समुदाय आधारित सीटों का आवंटन, है ना, ये बात रहती है। जब 16 मई को ये कर देता है ना, रिपोर्ट प्रकाशित कर देता है, उसके बाद क्या होता है कि मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस द्वारा, मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस द्वारा, दोनों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। सर्वप्रथम इसे स्वीकार जो किया जाता है वो मुस्लिम लीग के द्वारा ही स्वीकार किया जाता है ना। फिर बाद में मुस्लिम लीग इसको अस्वीकार कर देती है, वो अलग बात है, लेकिन पहले ये स्वीकार करती है मुस्लिम लीग, ठीक। फिर कांग्रेस द्वारा भी इसको स्वीकार किया जाता है। अब मुस्लिम लीग इस पक्ष से स्वीकार करती है कि वो न हो, हमें अंतरिम सरकार का जो गठन होगा वो बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे उसमें, है ना, सरकार बनाने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें जो बहुत सारे प्रावधान थे उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या होता है कि इसमें एक प्रावधान मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैंने सोचा उसको आप लोगों को बता दूंगा कि एक बहुत बड़ी बात रहती है जिसको अस्वीकार कर दिया जाता है। मुस्लिम लीग दिन पे दिन मतलब क्या करती है, पाकिस्तान की मांग करती है कि हमें अलग पाकिस्तान, पृथक पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान की मांग को यहाँ पे क्या किया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। पाकिस्तान की मांग को क्या किया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। डायरेक्ट मतलब ये बोलती है, कैबिनेट मिशन जो रहता है वो डायरेक्ट यही बोलता है कि पाकिस्तान मतलब भारत को विभाजित नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोलता है, फिर बोलता है कि भारत में एक मंत्रिमंडल मतलब अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, तत्काल बोलता है, भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा तत्काल। अब अंतरिम सरकार का गठन कैसे किया जाएगा, तो अब चलिए हम लोग आगे के प्रावधान पे चलते हैं। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, है ना, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है। और इसको क्या है कि मुस्लिम लीग एक्सेप्ट की रहती है और मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए, मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए बहुत से प्रावधान दिए जाते हैं, मुस्लिमों को खुश करने के लिए मतलब बहुत से प्रावधान इसमें दिए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, भारतीय संघ का निर्माण होगा। एक कैबिनेट मिशन योजना बोलता है भारतीय संघ का गठन होगा या निर्माण होगा, जो किससे बनेगा, वो भारतीय संघ बनेगा देसी रियासतों प्लस ब्रिटिश प्रांतों। इससे मिलकर क्या बनना था, इससे मिलकर बनना था भारतीय संघ, इनसे मिलकर बनना था भारतीय संघ। अब क्या होता है कि जब ये बोल देता है कि भारतीय संघ इनसे मिलकर बनेगा और इस भारतीय संघ के पास शक्तियां कौन कौन सी होंगी, तो इस भारतीय संघ के पास सारी शक्तियां होंगी। हम लोगों ने क्रिप्स मिशन में देखा था कि मतलब प्रतिरक्षा संबंधी, है ना, और संचार संबंधी, विदेशी मामले संबंधी, वित्तीय संबंधी, ये सब शक्तियां नहीं मिलती हैं, लेकिन इसमें सारी शक्तियां दे दी जाती हैं, चाहे वो प्रतिरक्षा हो, चाहे फिर उसके बाद वो संचार हो, चाहे फिर वित्तीय हो, है ना, कोई भी मामला हो, इसमें सारी शक्तियां दी जाती हैं, चाहे विदेश मामला हो और
विदेश मामला हो, और इसमें डायरेक्ट ये बोला जाता है कि आपके ऊपर कोई भी ऊपरी या बाहरी दबाव नहीं रहेगा। आप अपने मामलों में आपको ये जो शक्तियां रहेंगी, आप इनको क्या है कि खुले मतलब अपने हिसाब से आप इसका उपयोग करना, ना ब्रिटेन का दबाव ना रहेगा, ना किसी बाहरी देश का दबाव रहेगा। ये सारी बात बोली जाती है। फिर बोला जाता है कि कैबिनेट मिशन बोलता है कि जो भारतीय संघ होगा, उसमें संघ में राज्य और संघ दोनों रहते हैं, तो उसमें क्या रहेगा कि संघ को जो है, संघ बहुत ही कमजोर दृष्टि का संघ रहता है। आप अगर उसे समझो तो बहुत ही कमजोर संघ रहता है जो कैबिनेट मिशन योजना बोलती है। उसमें क्या रहेगा, संघ और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, है ना। तो संघीय शक्ति जो रहेगी, इसमें दो प्रकार की शक्तियां थी। संघीय शक्ति जो थी, अच्छा संघ का मतलब ही होता है संघ, जब आपको हम पढ़ाएंगे संघवाद तो उसकी एक परिभाषा है, छोटी सी, बहुत सी छोटी परिभाषा है कि संघ का मतलब ही होता है, संघवाद का मतलब ही होता है राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन ही संघवाद है, या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ही संघवाद है। तो इस संघ में क्या था कि संघीय शक्ति थी और प्रांतीय शक्ति, अवशिष्ट शक्ति, है ना, प्रांतीय शक्ति थी, है ना, अभी तक जो थी। अच्छा ये संघीय शक्ति, सॉरी शक्ति नहीं, सूची, शक्ति भी बोल सकते हैं, लेकिन सूची, प्रांत सूची इसको बोलते हैं। संघीय सूची थी और प्रांतीय सूची थी कैबिनेट मिशन योजना में, है ना। तो इस संघीय सूची में क्या था कि संघीय सूची पे संघ केवल कानून बनाएगा, कोई भी काम करेगा तो संघीय सूची पे केवल संघ करेगा, प्रांतीय सूची पे प्रांत करेगा। और एक जो बड़ी शक्ति थी वो थी अवशिष्ट शक्ति। तो अवशिष्ट शक्ति, इसमें क्या बोला गया कि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो प्रांतों के पास रहेंगी, है ना। तो अवशिष्ट शक्तियां, ये बोल दिया गया कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास रहेंगी। अच्छा अभी आप देख रहे हैं कि इसमें दो प्रकार की सूचियां हैं, एक संघ सूची है, एक प्रांत सूची है, जिसको राज्य सूची भी बोलते हैं। अभी समवर्ती सूची नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर 1935 में तो समवर्ती सूची का उल्लेख था भारत शासन अधिनियम में। तो 1935 में जो था तीनों प्रकार की सूचियों का उल्लेख था भारत शासन अधिनियम में, लेकिन वो संघ नहीं बन पाया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था वो एक संघ की परिकल्पना लेकर आया था कि भारत में एक संघ बनाया जाएगा, लेकिन उसका सपना जो है 1937 में विफल रहता है, मतलब संघ का निर्माण नहीं हो पाता है। इसलिए प्रांतीय सूची, संघीय सूची और समवर्ती सूची को उसमें लागू नहीं किया जा सकता। ठीक, अब उसमें जब भाई संघ बना ही नहीं तो फिर उसके बाद सूचियों का महत्व ही क्या रह गया। अब इसमें प्रांतीय सूची और संघ सूची दो प्रकार की सूचियां थी। फिर उसके बाद क्या होता है कि इन सूचियों के माध्यम से सरकार बोलती है कि जिस सूचियों में जिसका वर्णन रहेगा वो उस पे कानून बनाएगी, केंद्र अपने पे बनाएगी, राज्य अपने पे बनाएगी। लेकिन ज्यादा मजबूत किसको किया गया, इसमें अगर आप समझ सकते हैं तो ज्यादा मजबूत प्रांत को ही किया गया, केंद्र को बस नाम मात्र का बहुत ही कमजोर संघ बनाया गया, है ना, संघीय सूची पे। फिर उसके बाद क्या होता है कि भारतीय संघ बनने को तो मैंने आपको बता दिया कि देशी रियासतों से और ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बनना था। अब इसमें क्या बोलता है कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरी बात बोलता है कैबिनेट मिशन योजना कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब संविधान सभा का गठन कैसे किया जाएगा, तो संविधान आप मतलब वो बोलता है कि आप लोगों की अपनी एक संविधान सभा होगी, है ना, आपकी अपनी एक संविधान सभा होगी जिसमें कितने सदस्य होंगे, जिसमें कुल 389 सदस्य होंगे। ठीक, जिसमें कुल कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। बस इसमें क्या रहेगा कि 389 सदस्यों में जो रहेंगे उसको आप देख लीजिए। ब्रिटिश प्रांतों के लिए जो है, ब्रिटिश प्रांतों के लिए जो सदस्य रहेंगे, ब्रिटिश प्रांत के लिए 292 सदस्य रहेंगे। और चीफ कमिश्नरी के लिए जो है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बोलते हैं इसको, कमिश्नरी के लिए जो है वो 4 सदस्य रहेंगे। और जो है 93 सदस्य देशी रियासतों के लिए रहेंगे। देशी रियासतों के लिए कितने सदस्य रहेंगे, 93 सदस्य देशी रियासतों के लिए रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर ब्रिटिश प्रांतों के लिए जो है 296 सदस्य रहेंगे, है ना। अच्छा इसमें एक बात और भी ध्यान दीजिएगा,
कुल सदस्य संविधान सभा में क्या, कैबिनेट मिशन योजना क्या बोलता है, कैबिनेट मिशन योजना ये बोलता है कि आपकी अपनी एक संविधान सभा होगी, उसमें 389 सदस्य होंगे टोटल जितने भी होंगे, और उसमें क्या रहते हैं कि 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों एवं चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से रहेंगे और 93 सदस्य देशी रियासतों से रहेंगे। अब इसमें जो चुनाव होंगे, इसमें चुनाव केवल होंगे 296 के लिए जो ब्रिटिश प्रांत के हैं, ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के जो हैं उनके चुनाव होंगे। और ये जो 93 सदस्य देशी रियासतों के हैं, इन देशी रियासतों के सदस्यों का क्या होगा, मनोनयन होगा। जैसे आप लोग अभी देखते होंगे, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, हर में किसी न किसी वर्ग को, मतलब एंग्लो इंडियन को हो या कुछ क्षेत्रों को विशेषता दी जाती है कुछ वर्ग के लोगों को कि इनका मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा, तो इनका मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। तो ऐसा देशी रियासतों को दिया गया था कि देशी रियासतों में चुनाव नहीं होगा। देशी रियासतों में क्या होगा कि ये जो देशी रियासतों के राजा हैं वो अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत करके भेजेंगे कि हमारे राज्य के साइड से, हमारे इस क्षेत्र के साइड से ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को मैं मनोनीत करके भेजता हूँ, ये संविधान सभा का सदस्य रहेगा। ऐसा होता था। लेकिन ये जो 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए थी, उनका चुनाव क्या है कि कभी कभी आप लोग कंफ्यूजन में हो जाओगे कि सर 389 सीटें थी और चुनाव केवल 296 के लिए हो रहा है, ठीक ना। तो 389 सीटें थी लेकिन चुनाव केवल 296 के लिए था। जैसे सपोज दैट आप मानो, है ना, कितनी सीटें होती हैं राज्यसभा में, 250 सीटें होती हैं और 238 के लिए चुनाव होता है, 12 मनोनीत होते हैं। 238 के लिए चुनाव होता है और 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। और आप जैसे किसी भी स्टेट में ले लो, किसी भी स्टेट में एक है कि जितनी भी सीटें रहेंगी उसमें प्लस एक मनोनीत किया जाएगा, मतलब एक सीट पे एक बंदा मनोनीत किया जाएगा, एक व्यक्ति मनोनीत किया जाएगा जो एंग्लो इंडियन होगा, है ना। तो ऐसा प्रावधान इसमें किया जाता है कि 296 सीटों के लिए केवल चुनाव होंगे, 93 सीटों पे लोग मनोनीत होकर अपने अपने देशी रियासतों से आएंगे। इस पे नहीं होगा क्योंकि देशी रियासतों पे क्या था कि सरकार का कोई प्रभुत्व नहीं था। 200 ब्रिटिश प्रांतों पे जो था उस पे सरकार का पूर्ण प्रभुत्व था, इसलिए उसने अपने क्षेत्र में चुनाव करने को कहा और देशी रियासतों से मनोनीत करने को कहा, है ना। इस बात को समथिंग आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं उस पे। अब 296 सदस्यों का चुनाव होना था, ठीक है। तो इसमें एक चीज मैंने और बताया कि 4 सीटें जो थी वो कहाँ के लिए थी, 4 सीटें थी आपकी इसके लिए चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए, है ना। तो वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन थे, तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो थे वो एक क्षेत्र था दिल्ली, ठीक, और दूसरा क्षेत्र था कुर्ग, तीसरा क्षेत्र था अजमेर, मारवाड़ भी बोलते हैं, चौथा क्षेत्र था बलूचिस्तान, इतने क्षेत्र थे। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। पहला दिल्ली, दूसरा कुर्ग। इसमें कंफ्यूजन में मत रहिएगा आप लोग कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और ब्रिटिश प्रांत एक ही होते हैं, नहीं। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र पे क्या होता था, आयुक्तों का शासन, कमिश्नर का शासन होता था, और जो ब्रिटिश प्रांत होते थे उस पे गवर्नर का शासन होता था। और अजमेर हो गया मारवाड़, है ना, ये तीसरा था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चौथा हो गया बलूचिस्तान जो वर्तमान कहाँ है, पाकिस्तान में हो। तो ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। अब 296 सीटों के लिए भारत में क्या होता है, सदस्यों का निर्वाचन होता है, मतलब चुनाव होता है। मैंने इसमें लिखा है संविधान सभा में सभा सदस्य, बस लिखा हूं संविधान सभा में सदस्य। तो इसमें पूछता है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य, मतलब सम्मिलित सदस्यों की वो बात कही गई थी, तो 389 सदस्यों की। देशी रियासतों से कितने सदस्यों की बात कही गई थी, तो 93, और ब्रिटिश प्रांतों में चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितनी कही गई थी, तो 296। अगर केवल इतना पूछता है कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने, संविधान सभा में कितने सदस्यों की बात कही गई थी, तो 292। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने सदस्यों की बात कही गई थी, तो 4 सदस्यों की बात कही गई थी। अच्छा, इसमें निर्वाचन से पहले सदस्यों की एक बात और देख लेते हैं, जनसंख्या आधारित सीटों का आवंटन। जनसंख्या आधारित सीटों का आवंटन क्या है, तो इसमें यह बात कही जाती है कि मनमाना सीटें नहीं दी जाएगी कि इस राज्य से आप मतलब 4 लोग तो 6 लोग, 10 लोग, 12 लोग, ऐसे नहीं। जहां जैसा जनसंख्या है
जनसंख्या के अनुपात में जिस राज्य में, चाहे वो देशी रियासत हो चाहे ब्रिटिश प्रांत हो, 10 लाख लोगों पे 10 लाख लोगों पे एक सीट रहेगी, एक सीट रहेगी। कहने का मतलब है देशी रियासतों में अगर मान लो आप सपोज दैट 30 लाख जनसंख्या है, तो देशी रियासत के राजा को कितना अधिकार होगा मनोनीत करके भेजने का? 3 सदस्यों को मनोनीत करके भेजने का अधिकार होगा, है ना। अगर आप मान लो ब्रिटिश प्रांत में, ब्रिटिश प्रांतों में जो है 50 लाख जनसंख्या है एक प्रांत में, है ना, तो 50 लाख जनसंख्या है, तो उस प्रांत से कितने सदस्यों के लिए चुनाव होंगे? तो उस प्रांत से 5 सदस्यों के लिए चुनाव होंगे, है ना। लेकिन ये बोलता है, कैबिनेट मिशन योजना ये बोलता है कि 379 हमने रखा है और हमने जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों का आवंटन किया है कि 10 लाख पे एक सीट, 10 लाख जनसंख्या पे। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको आप आवश्यकता अनुसार बाद में बढ़ा घटा सकते हो, जैसा आपको लगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर बात की जाती है, इसमें भी समुदाय आधारित सीटों का आवंटन होता है। दूसरी बात जो रहती है जनसंख्या आधारित सीटों का आवंटन, अभी तो मैंने बता दिया कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट का, यही है जनसंख्या आधारित सीटों का आवंटन, है ना। अब दूसरी बात इसमें जो बोली जाती है वो था समुदाय आधारित सीटों का आवंटन। समुदाय आधारित सीटों का आवंटन, भाई मैंने बताया ना यार कि पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, भारत विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, तो मुस्लिमों को खुश करने के लिए बहुत से प्रावधान दिए गए थे। तो इसमें समुदाय आधारित सीटों का आवंटन किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। समुदाय आधारित सीटों का आवंटन कैसे किया गया था? वो 3 प्रकार के लोगों में किया गया था। एक सामान्य जिसमें सभी लोग होंगे, दूसरे मुस्लिम जिसमें केवल मुस्लिम होंगे, है ना, तीसरे सिख, है ना। अब इसमें सीटों का आवंटन कैसे किया जाता है? ये 3 समुदायों में सीटों का आवंटन किया जाता है कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। तो अब इसमें सीटों का आवंटन कैसे किया जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दें कि सीटों का आवंटन कैसे किया जाता है। तो इसमें सीटों का आवंटन किया जाता है हिंदू, पूरे देश में हिंदुओं के लिए 163 सीटें बोली जाती हैं कि हिंदू प्रतिनिधि जो आएंगे, हिंदुओं के लिए जो सीटें निर्धारित हैं वो केवल 163 सीटें निर्धारित हैं। मतलब जिस क्षेत्र में, चाहे हम भले कांग्रेस पार्टी से रहें, लेकिन जिस क्षेत्र में मतलब हिंदू हैं, सपोज दैट मान लीजिए मुस्लिम भी हैं, तो वहां पे क्या है कि हम हिंदुओं को भले खड़ा करें, लेकिन 163 हिंदू, मतलब संविधान सभा में 163 से ज्यादा हिंदू नहीं आ सकते थे। मुस्लिमों के लिए एक प्रावधान था। मतलब सपोज दैट आप ऐसा मान सकते हो कि जैसे कांग्रेस को अगर कहीं लगता है कि यहाँ पे हिंदू नहीं चुन सकते हैं, तो उसने मुस्लिमों को वहां से प्रतिनिधि बना के खड़ा किया। हाँ, हालांकि पार्टी के लोग कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन हिंदू केवल संविधान सभा में 163 ही हो सकते हैं। अब मुस्लिमों के लिए समुदाय आधारित सीटें थी, वो कितनी थी? वो 80 थी। पूरे भारत में 80 सीटें थी। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आगे की सीटें जो रहती हैं अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए सीटें रहती हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए 31 सीटें रहती हैं। कितनी सीटें रहती हैं? 31 सीटें रहती हैं। इसको आप जोड़ते चलिएगा, 296 आता है कि नहीं आप देख लीजिएगा अभी। फिर ईसाई के लिए, ईसाई प्लस पिछड़ी जनजाति, पिछड़ी जनजाति, ईसाई और पिछड़ी जनजाति के लिए कितना किया जाता है? तो 6 सीटें। ईसाइयों के लिए 6 सीटें और पिछड़ी जनजाति के लिए 6 सीटें। अब इसमें एक रहता है और बात, पिछड़ी जनजाति के लिए 6 सीटें हो गया। फिर आप देखिएगा सिखों के लिए, सिखों के लिए क्या करता है? सिखों के लिए करता है 4 सीटें। ठीक है। अब इसमें क्या करता है? पारसियों के लिए, पारसियों के लिए 3 सीटें, आंग्ल इंडियन के लिए, आंग्ल इंडियन के लिए 3 सीटें। अब आप जोड़ लो 396 होता है कि नहीं होता है ना? उस हिसाब से आप मेरे को बताओ। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे सपोज दैट आप देख लिए 3 3 6 6 4 10 6 6 12 12 10 22 22 1 23 23 3
23 3 कितना होगा 53 हो गया ना। और 53 80 कितना हो गया 50 30 50 50 100 30 133 है ना। और 133 163 कितना हो गया 133 163 6 3 9 है ना 296 सीटें 296 सीटें हो गई। अब इसमें आप लोग देखिएगा समुदाय आधारित क्या है। मैंने आप लोगों को बार बार फोर्स करके बता रहा हूं कि समुदाय आधारित सीटों का आवंटन क्या है। अच्छा, ये समुदाय आधारित सीटों का आवंटन केवल ब्रिटिश प्रांतों पे था, देसी रियासतों पे नहीं। मैंने शायद देसी रियासतों को बोल दिया होगा तो सॉरी, लेकिन ये देसी रियासतों पे नहीं था, ठीक है। ये ब्रिटिश प्रांतों पे था केवल, ये समुदाय आधारित जो है ये केवल ब्रिटिश प्रांतों पे और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों पे था, है ना। ये देसी रियासतों पे नहीं था। तो इसमें 296 सीटों के लिए समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व की बात की जाती है। समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व की बात ऐसी होती है कि हिंदू केवल 163 ही रहेंगे पूरे संविधान सभा के सदस्यों में, ठीक। जैसे अगर आपको लगता है ये कि हमारे पार्टी में भले कांग्रेस हो, आप मुस्लिम लीग हो, ठीक है, आपको लगता है कि आप मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, लेकिन मुस्लिम केवल 80 ही रहेंगे। अगर आप अपनी सरकार बनाना चाहते हो तो हिंदुओं के जहाँ जहाँ हिंदू बाहुल्य जनसंख्या है वहां पे अपने पार्टी मुस्लिम लीग पार्टी से किसी हिंदू को खड़ा कर दो, हिंदू जीत के आएगा, है ना। मतलब इसमें यह नहीं रहेगा कि मुस्लिम ही मुस्लिम रहेंगे कि हिंदू ही हिंदू रहेंगे, नहीं। सामुदायिक प्रतिनिधित्व मतलब की बात कही जाती है ताकि समानता बनी रहे। ये ना हो कि मतलब भीड़ भाड़ हो जाए कि चलो मुस्लिम एकाधिकार हो जाए कि हिंदू एकाधिकार हो जाए। ये सरकार ने कैबिनेट मिशन योजना ने समानता बनाने की कोशिश की। अब हम लोग मुख्य बात पे आते हैं। अब संविधान सदस्यों के निर्वाचन पे आते हैं 296 सदस्यों के निर्वाचन पे आते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था प्रांतीय चुनावों का जो था भारत में शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? प्रांतीय चुनावों की शुरुआत भारत में हुई थी 1937 में, पहली बार प्रांतीय चुनाव होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद चुनाव होते हैं 1945 में। अभी 1945 में चुनाव हुए थे, ठीक, और 1937 में चुनाव हुए थे। फिर उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आ गया। एक साल के अंदर चुनाव कैसे हो सकते हैं? तो सदस्यों के निर्वाचन की जो बात थी तो इसमें बोला गया कि अभी हाल ही में तो चुनाव हुए हैं, ठीक। प्रांतों में विधानमंडल होता था, विधानसभा, तो इन्होंने बोला कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना ने बोला अप्रत्यक्ष प्रणाली से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। कहने का मतलब ये जो 296 सीटें हैं, इन 296 लोगों का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष मत पद्धति से किया जाए। अच्छा, अप्रत्यक्ष मत पद्धति क्या होता है? आप लोगों के मन में विचार चल रहा होगा कि अप्रत्यक्ष मत पद्धति क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिंपल एकदम सरल लैंग्वेज में बताऊं कि अप्रत्यक्ष मत पद्धति वही होता है जिसमें जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को नहीं चुनती है, जिसमें जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को या व्यक्ति को सत्ता के लिए नहीं चुनती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उस व्यक्ति को सत्ता के लिए चुनते हैं, है ना। जैसे सपोज दैट आप मानो, क्या जनता सीधे राष्ट्रपति को चुनती है? नहीं, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। अब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या कौन है? तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं एमएलए, एमपी, एमएलए और एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। ये होते हैं जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि। इनके द्वारा मतलब चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति का। वैसे ही अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली में ये बोला गया कि जनता सीधे मतलब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं करेगी, उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उन सदस्यों का चुनाव करेंगे। तो उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या थे? बताया तो अभी आपको 1945 में चुनाव हुए थे, है ना। 1945 में प्रांतीय चुनाव हुए थे। अब प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे विधानसभा विधानमंडल के, उनके द्वारा इन सदस्यों का क्या था? संविधान सभा के सदस्यों का 296 सदस्यों का चुनाव करना था, है ना, ठीक। तो इनके द्वारा ये चुनाव हुए। अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा मतलब निर्वाचन होता है सदस्यों का, और सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता है ना। अभी मैंने आपको पिछले बार बताया है कि मई में मतलब 16 मई को रिपोर्ट कैबिनेट मिशन योजना की प्रकाशित होती है। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया जाता है इसको। फिर उसके बाद कांग्रेस द्वारा भी किया जाता है।
दोनों के बाद किया जाता है। फिर अभी देखना, अभी अस्वीकार कर दिया जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा। इसे संविधान सभा का चुनाव बोलते हैं कि, और जब बोलते हैं ये संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, वो जुलाई अगस्त है ना, जुलाई अगस्त 1946 में होता है। जब ये मतलब चुनाव होता है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब होता है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो जुलाई अगस्त 1946 में। ये ऑब्जेक्टिव कहीं पे भी पूछ सकता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ, तो जुलाई अगस्त 1946 में। ऑप्शन में आपको ज्यादातर ये जुलाई मिलेगा, जुलाई 1946 में, तो आप बता दीजिएगा जुलाई 1946 में। अगर कभी कभी कभार ऑप्शन में आ जाता है अगस्त, तो अगस्त 1946 भी बता सकते हैं, या फिर ये डायरेक्ट रहे जुलाई अगस्त 1946 तो आप ये भी बता सकते हैं, है ना। और अगर कभी ये पूछ देता है ऑप्शन में जुलाई 1946 भी दे देता है, अगस्त 1946 भी दे देता है, तो आप जुलाई 1946 लगाइएगा, वो सही आंसर होगा। फिर इसका संविधान सभा के चुनाव जो होते हैं 1946 में हो जाते हैं, जुलाई अगस्त 1946 में। इसमें क्या होता है, कांग्रेस को बहुमत मिलती है, कांग्रेस द्वारा 173 सीटें जीती जाती हैं, सॉरी कांग्रेस द्वारा क्या किया जाता है, 208 सीटें जीती जाती हैं। 173 में कहां से आ गया यार, हो सकता है भूल गया, हाँ 173, वो 73 सीटें मुस्लिम लीग द्वारा, कांग्रेस द्वारा 208 सीटें जीती जाती हैं, मुस्लिम लीग द्वारा 73 जीती जाती है। मैं एक लगा दिया था, 173 कर दिया था। फिर उसके बाद क्या होता है, 7 सीटें जो हैं कि अन्य पार्टियों द्वारा जीती जाती हैं, जैसे यूनियनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट पार्टी, है ना, और सिख नॉन कांग्रेस पार्टी, ऐसे ऐसे पार्टियों द्वारा, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसे पार्टियों द्वारा मतलब सीटें 7 सीटें जीती जाती हैं, है ना। एक सीट, ये 7 पार्टियां थी और एक सीट ही लाई हुई थी, है ना। 8 लोग स्वतंत्र यानी कि निर्दलीय आते हैं। अब आप देख लो 296 होते हैं कि नहीं होते हैं, 8 7 15 15 3 18 18 8 26, 18 8 26 कितने हो गए, 6 हो गए, 7 2 9, हाथ लगा तो 2, ये 296 हो गए। 296 सीटों में 208 मतलब हो जाते हैं कांग्रेस के, बहुमत मिलता है कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग के। अब क्या होता है कि जब इसमें बहुमत मिल जाता है कांग्रेस को, फिर उसके बाद आप लोग देखे होंगे कि अपने यहाँ किसको प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। तो प्रधानमंत्री के पद के लिए उसी को आमंत्रित किया जाता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, है ना। लोकसभा में जैसे बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है, वैसे ही संविधान सभा के चुनाव में जो है उसमें कांग्रेस ने बहुमत लाया। फिर लॉर्ड वेवेल द्वारा किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को क्या किया जाता है, आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और यहाँ पे अपनी सरकार, अंतरिम सरकार बनाइए, है ना। कितने, ये 12 अगस्त को आमंत्रित करते हैं, 12 अगस्त 1946 को आमंत्रित करते हैं। लॉर्ड वेवेल द्वारा 12 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रमुख कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रित किया जाता है कि आप आइए और अंतरिम सरकार बनाइए, है ना। फिर संविधान सभा का गठन होता है। फिर इसके बाद जब ये आमंत्रित करते हैं 12 अगस्त को, फिर जब ये देख लेते हैं मोहम्मद अली जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग जब देखती है कि कांग्रेस को क्या है, बहुमत मिला है संविधान सभा के चुनाव में, तो मुस्लिम लीग बौखला जाती है, उसको 73 सीट ही प्राप्त हुए रहते हैं। और मुस्लिम लीग क्या करती है, कैबिनेट मिशन योजना का बहिष्कार कर देती है। मैंने अभी बताया था ना कि उसने स्वीकार किया था। स्वीकार करने के पीछे रीजन ये था कि हो सकता है शायद हमें कांग्रेस जब एक्सेप्ट नहीं करेगी तो हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया। जब कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, फिर कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए, और बहुमत पाई थी भाई, बहुमत जो पाता है वही सरकार बनाता है, तो बहुमत के साथ इसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया लॉर्ड वेवेल ने। फिर मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। इसके फलस्वरूप 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल द्वारा जब अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है जवाहरलाल नेहरू को, फिर उसके बाद क्या होता है, मुस्लिम लीग एक मतलब कहें तो एक योजना बनाती है और उसने प्रत्यक्ष कार्यवाही, एक कार्यवाही करती है जिसको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बोलते हैं, जो 16 अगस्त 1946 को चालू करती है। उसने बोला कि अब हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएंगे, है ना, मतलब डायरेक्ट एक्शन डे।
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मतलब कि हम आप अब यहाँ पे दंगा भड़काएंगे। फिर मुस्लिम लीग द्वारा जब ये 16 अगस्त 1946 को घोषणा कर दिया जाता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तब इसके बाद क्या होता है कि पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। बंबई, कोलकाता से लेते हुए बंगाल, मतलब बिहार, उड़ीसा, सब चपेट में आ जाते हैं। और 16 अगस्त को समथिंग इतने दंगे होते हैं कि 5 लाख से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हो जाती है। 5 लाख हिंदुओं नहीं, 5 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या हो जाती है। 5 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या हो जाती है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग, 1.5 करोड़ लोग बेघर हो जाते हैं। 1.5 से 2 करोड़ तक लोग बेघर हो जाते हैं, जिनके पास घर नहीं होता है। इधर सरकार मतलब इधर कांग्रेस अंतरिम सरकार बनाती रहती है और इधर ये क्या होता है, सांप्रदायिक दंगे मुस्लिम लीग भड़का देती है। मुस्लिम लीग मतलब मोहम्मद अली जिन्ना साहब की ये बहुत ही हठधर्मिता थी, जब सांप्रदायिक दंगे भड़का देती है। और दंगा का मुख्य केंद्र था नोआखली बंगाल। फिर उसके बाद क्या होता है, इधर अंतरिम सरकार का आमंत्रण आया रहता है और उधर दंगा होता रहता है। फिर इससे क्या है कि बहुत ही व्यथित हो जाते हैं गांधी जी। और जब गांधी जी व्यथित होते हैं तो गांधी जी उस टाइम दिल्ली से वो उठते हैं और बंगाल नोआखली जाते हैं, जो दंगा का केंद्र रहता है, जहां मुसलमान भारी मात्रा में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमान भारी मात्रा में रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके फलस्वरूप जब ये वहां पे जाते हैं बंगाल में, और बंगाल में जाते हैं तो गांधी जी मतलब सब समझाते रहते हैं कि आप मत जाइए, लेकिन फिर भी गांधी जी जाते हैं और नोआखली में आमरण अनशन चालू कर देते हैं। आमरण अनशन। और उस समय गांधी जी की उम्र बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी, है ना। जब आमरण अनशन चालू कर देते हैं दंगा रोकने के लिए, फिर ये दंगा रुकता है ना। ये देखिए 16 अगस्त को चालू होता है, मतलब ये क्वेश्चन में पूछता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया, तो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को भारत के इतिहास में किस दिवस के रूप में जाना जाता है, तो काला दिवस के रूप में, काला दिवस के रूप में, या ब्लैक डे, है ना। काला दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को काला दिवस किसने बोला, तो अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद मत समझ लेना आप लोग, ये अबुल कलाम आजाद है उस टाइम के, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, जब नोआखली गांधी जी पहुंचते हैं इस दंगा के केंद्र पे, फिर वहां पे आमरण अनशन चालू कर देते हैं और करोड़ों के तादाद में लोग मारे जा रहे थे, बेघर हो रहे थे। और सरकार भी ये सोच रही थी कि मतलब इस दंगे को रोका नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद जब गांधी जी वहां पहुंचते हैं, आमरण अनशन चालू करते हैं और शीघ्र ही उसका यथाशीघ्र मतलब प्रभाव देखने को मिलता है और पूरा दंगा रुक जाता है। फिर उसी टाइम लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था, अगर भारत में कोई 50,000 सैनिकों के बराबर एक व्यक्ति है तो वो है गांधी जी। सशस्त्र सैनिकों से जिस दंगे को नहीं रोका जा सकता था, 50,000 सशस्त्र सैनिक बल के साथ जिस दंगे को नहीं रोका जा सकता था, मतलब सशस्त्र बल, सैनिक बल क्या होता है, सशस्त्र सैनिक बल होता है अस्त्र शस्त्र से लैस। अगर 50,000 सैनिकों को उतार दिया जाए फिर भी इस दंगे को नहीं रोका जा सकता था, लेकिन एक अकेले आदमी ने इसे करके दिखाया। फिर वो बोलता है 1 मैन बाउंड्री फोर्स, एक अकेला वृद्ध 50,000 सैनिकों के बाद बराबर हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसने बोला था, तो गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने बोला था, माउंटबेटन ने बोला था, है ना। फिर ये बात आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन गांधी जी ने देश के लिए बहुत ही बड़ा त्याग दिया है और बलिदान किया है। अगर गांधी जी के मन में इतना सपना होता कि हम सरकार में रहें, तो उनके 4 बच्चे थे, वो चाहते तो सरकार में प्रधानमंत्री बना के बैठा सकते थे। वो केवल अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, वो स्वतंत्रता के बारे में केवल सोचते थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये नोआखली का दंगा रुकता है, गांधी जी को इतना बड़ा सम्मान मिलता है। फिर उसके बाद अंतरिम सरकार के लिए आमंत्रित जो रहती है कांग्रेस, उसको अंतरिम सरकार बनाती है सितंबर में, है ना। फिर अंतरिम सरकार के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आज केवल यहीं तक। और अंतरिम सरकार
संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की बैठक, इन सब के बारे में अगले क्लासेस में देखेंगे। हो सकता है, शायद अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। हो सके तो ज़्यादातर इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने भाई बंधुओं तक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आप सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, तो इससे मेरा हौसला बढ़ता है ना। तो कोशिश करिए कि ये सब काम किया करें, और मैं भी आप लोगों के लिए मतलब इसको सरल से सरल भाषा में मतलब कन्वर्ट करने के लिए रात भर मेहनत करता हूँ, दिन भर, मतलब जब तक विषय समझ में नहीं आता है तब तक मैं इसके लिए मेहनत करता हूँ, है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिए मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास देखने के लिए थैंक यू।